नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। राजस्थान विधानसभा चुनाव के इस दौरान अगर बात की जाए तो 200 में से 199 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। 1863 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में शाम 6 बजे तक कैद हो जाएगा। राज्य के 5 करोड़ 25 लाख मतदाता सत्ता में कौन काबिज होगा, इसका फैसला करेंगे। यहां वैसे तो 200 सीटें हैं, लेकिन करणपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत की वजह से चुनाव बाद में होगा। हालांकि सत्ताधारी दल कांग्रेस हो या विपक्षी दल बीजेपी, दोनों ही अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसका फैसला तो 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद होगा। वही साल 2018 की अगर बात करें तो कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी के खाते में 73 सीटें थी। और आज आपको बता दें कि यहां पर विधानसभा का जो चुनाव है वो उसको लेकर वोटिंग हो रही है और मतदाता धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वोट परसेंटेज भी आगे बढ़ता जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मतदान किया है। और अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वो भी मतदान कर चुकी हैं परिवार के साथ में। तो अब धीरे धीरे जो तस्वीर है वो क्लियर होती जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि जो विधानसभा की अगर बात करें, 200 विधानसभा है राजस्थान में, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी की मौत होने की वजह से 199 सीटों पर मतदान इस समय पर चल रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और शाम के 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। और साथ ही बता दें कि अगर मैदान की बात करें, चुनावी मैदान में 1863 जो प्रत्याशी हैं और उनकी किस्मत का आज जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। यानी कि जो पूरी तस्वीर है वो 3 दिसंबर को क्लियर होगी, जिस समय पर चुनाव परिणाम सामने आएंगे कि आखिरकार क्या चाहती है राजस्थान की जनता। राज कायम रहेगा या रिवाज बदलेगा, ये जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी 3 दिसंबर को। और अगर बात की जाए इस दौरान संकल्प पत्र की, घोषणा पत्र की, वादों की, तो अब देखने वाली बात होगी कि पिछले 5 साल में गहलोत सरकार ने कितना काम किया है, जिस पर जनता पूरे रूप से अपना सहयोग देगी, या फिर जिस तरीके से राजस्थान की जनता जानी जाती है कि सत्ता परिवर्तन यहां पर होता है। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, तो क्या एक बार फिर से जो सत्ता परिवर्तन होगा या फिर जो राज है वो कायम रहेगा, क्योंकि ये आज ही इसका फैसला हो जाएगा। 1863 जिस तरीके से प्रत्याशी मैदान में है, और आपको बता दें कि 5 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मतदाता जो हैं वो इस दौरान अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, धीरे धीरे घरों से बाहर निकल रहे हैं। समय आगे बढ़ता जा रहा है तो वोट परसेंटेज भी आगे बढ़ता जा रहा है। 199 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। और आपको बता दें कि इस बार 1 घंटा ज्यादा मतदान करने के लिए मिला है, यानी कि शाम 6 बजे तक राजस्थान में मतदान होगा। और राजस्थान विधानसभा के चुनावी मैदान की बात करें तो बीजेपी ने कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा, यानी कि स्टार प्रचारकों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री यूपी के जो मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ, वो भी चुनावी मैदान में रहे, उन्होंने भी रैलियां की। गृह मंत्री अमित शाह भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी राजस्थान की कमान वो संभाले हुए हैं, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की तरफ से एक भी चेहरा जो है वो सामने नहीं आया है। तो जिस तरीके से विधानसभा के सीटों की अगर बात करें, 199 सीटों पर मतदान जारी है और धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जा रहा है। और धीरे धीरे जो मतदाता है वो घर से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ में चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता है आरपी विजय, कांग्रेस प्रवक्ता जावेद अंसारी, और स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुशील शर्मा। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है एएमबी नेटवर्क पर। चर्चा की शुरुआत करूंगी डॉक्टर सुशील शर्मा आप ही के साथ में। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो वोट है वो आगे बढ़ता जा रहा है, इनकी वोटर्स घर से बाहर निकल रहे हैं और धीरे धीरे वोट परसेंटेज भी आगे बढ़ रहा है। तो अगर बात साल 2018 के मुकाबले की आज के दिन की बात करूं तो क्या कुछ कहता है राजस्थान का समीकरण? देखिए, राजस्थान में एक परंपरा रही है, 5 साल एक पार्टी रहती है और 5 साल दूसरी पार्टी रहती है। तो जो पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार है माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में,
और जो परंपरा के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी का आना लग रहा है। लेकिन ये हम ठोस वैज्ञानिक आधार पर या तार्किक आधार पर अगर इसका हल ढूंढना चाहें कि क्या ऐसा हो सकता है, तो लग रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है। उसके दो बड़े कारण तो जब पार्टी के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल जी ने एक पिछले दिनों अपरोक्ष रूप से उन्होंने कह दिया था कि राजस्थान में टफ फाइट है। दैट मीन्स उनका इशारा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री पायलट साहब के बीच में जो मतभेद हैं, और ये मतभेद दो पीढ़ियों के बीच के मतभेद भी हैं, और जिसको जनरेशन गैप भी बोलते हैं हम, और ये दो वर्गों के बीच में, जातियों के बीच का भी मतभेद कहा जा सकता है। हालांकि मैं वो शब्द इस्तेमाल करने से बचूंगा, लेकिन वर्गों के बीच का मतभेद इसको आप कह सकते हैं, सोच का मतभेद। तो इस मतभेद का असर क्या होता है कि जो मतदाता है वो द्वंद्व में होता है, वो क्या सपोर्ट करे, किसको सपोर्ट करे, गहलोत साहब के साथ जाए या पायलट साहब के साथ जाए। तो ऐसे में जो जिसको हम फ्लोटिंग वोटर भी बोलते हैं, वो जनरली ये सोचकर के भाई ये तो दोनों ही ऐसे हैं, तो वो उस कैंडिडेट के साथ जाना पसंद करता है जो विनिंग कैंडिडेट होता है। और वो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, तो उनके, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर प्रचार हो रहा है, तो वो शायद जो फ्लोटिंग वोटर है या अनडिसाइसिव वोटर है वो उनके साथ चला जाता है। दूसरा, यहाँ एक बात और हमने पिछले शो में चर्चा किया था कि साइलेंट वोटर, वो साइलेंट वोटर कौन है? तो पिछले कुछ चुनावों से हमने देखा है कि भारतीय महिलाएं जिनका की कहीं चुनाव में सीधी सीधी भागीदारी कम दिखाई देती है, जब हम वॉक्स पॉप के लिए फील्ड में जाते हैं तो भी वो सीधा अपना ओपिनियन देने से कतराते हैं, क्योंकि ये माना गया है कि भारत में कुछ एरियाज में वो पुरुष प्रधान समाज है, और उसमें राजस्थान एक बड़ा नामी और सुशील जी, ये पुरुष प्रधान वाला जो मामला था, ये राजस्थान में भी निकल कर आया था, जब बयान आया था कि पुरुष प्रधान राज्य है, तो जो महिलाएं हैं उन पर भी इस तरीके के बयान का खासा असर पड़ता है। जी, तो वो उसमें सदन में राजेंद्र गुढ़ा जी ने जब बयान दिया था कि राजस्थान में जब गहलोत साहब और उनकी पार्टी चर्चा कर रही थी कि मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो राजेंद्र गुढ़ा जी ने कहा था कि साहब आप मणिपुर क्यों जा रहे हैं इतनी दूर, आप राजस्थान की हालत देखिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा बलात्कार महिलाओं पर यहाँ हो रहे हैं, तो आप इसको ध्यान दें। ये बात अलग है कि शाम होते होते उनकी नौकरी चली गई और उनका मंत्रालय छीन लिया गया, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं महिलाओं से संबंधित मुद्दे की। तो राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध शायद देश में सबसे ज्यादा हैं। तो इस तरह जहां महिलाएं जो यूपी से तुलना करती हैं, योगी जी के राज से तुलना करती हैं, तो वो ये देखती हैं कि अगर यहां भी कोई योगी जी जैसा कोई अगर एडमिनिस्ट्रेटर सीएम आता है, जो कि बहुत लाइकली है बीजेपी जीतने पर, तो वो साइलेंट वोटर चुपके से अपना काम कर सकता है और वो बीजेपी को सत्ता में ला सकता है। वापस लौटूंगी मैं आपके पास में। ये मुद्दा जावेद अंसारी जी, अब जिस तरीके से महिलाओं की बात हो रही है कि अपराध के मामले में जो राजस्थान है वो अब पहले स्थान पर आ रहा है, युवाओं की मैं बात कर लूं, पेपर लीक का मामला, क्योंकि हमने देखा है कि चुनाव में पूरे रूप से पेपर लीक का मामला बहुत हावी रहा है, तो जो ये महिलाएं वोटर्स हैं, जो युवा वोटर्स हैं, जिनको नौकरी की जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पर ये भारी पड़ जाए और जो सत्ता परिवर्तन चलता आ रहा है वो एक बार फिर से कायम रह जाए? सबसे पहले पंकज जी, आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को मैं ये बताना चाहता हूं, जो हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं उनको नमन, जिसमें से 2 कैप्टन थे, और भाजपा के नेताओं को शर्म, जिस तरीके से वो आगरा में फोटो खिंचा रहे थे और माँ शहीद की माँ बिलखती रही, चिल्लाती रही और कहती रही कि प्रदर्शनी मत करो मेरे बेटे की। दूसरा, अब राजस्थान चुनाव पे मैं आ जाता हूं। राजस्थान चुनाव हम पूरी तरीके से जीत रहे हैं और 140 सीटें प्लस हमारी आ रही है। वो क्यों आ रही है? वो भाजपा के प्रत्याशी थे, वो अमित शाह को स्टेज से कह रहे थे कि गहलोत जी और सचिन जी के बारे में कुछ मत बोलिए, क्योंकि जनता नाराज हो जाएगी और मुझे हरा देगी। तो उनके कैंडिडेट खुद ये मंचों से डर है, इनके खौफ है कि हम ये बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। और हाँ, जिस तरीके से हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, उस तरीके से अशोक गहलोत जी चिरंजीवी बूटी लेकर आए राजस्थानियों के लिए। और महिलाओं की आपने बात की, महिला जो है हमारे राजस्थान की बहुत आगे चढ़कर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है चुनाव में, और 500 रुपए का सिलेंडर उनको मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, और किस तरीके से
गहलोत सरकार ने महिलाओं के लिए काम करने का काम किया है। 309 कॉलेज खोले हैं और 3000 से ज्यादा स्कूल खोले हैं। जिस तरीके से काम हुआ है, आज हेल्थ का मॉडल पूरी दुनिया में राजस्थान बना है। और भाजपा जो थी पहले कन्विंस करने की कोशिश करती थी, फिर वो फेल हो जाती थी, फिर वो कंफ्यूज करती थी, फिर फेल हो गई, फिर इन्होंने जुमला फेंका, फिर फेल हो गए। अब इनको जनता ने इनके जुमले को और हमले को नकार दिया है। कांग्रेस को पुणे चुनने जा रही है और राजस्थान की जनता मन बना चुकी है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आ रही है। ठीक है जावेद जी। आरपी सिंह जी, क्या लगता है, जिस तरीके से जावेद अंसारी जी कह रहे हैं कि हमने जमीनी स्तर पर काम किया है और बीजेपी के वादों से जनता पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, जुमलेबाजी करती है, तमाम आरोप लगा रहे, वादे तो किए जाते पूरे नहीं होते हैं, तो क्या लगता है कि महिलाओं को लेकर जिस तरीके से अब आगे कांग्रेस ने काम किया है, जो कि जावेद अंसारी जी बोल रहे हैं, संजीवनी जो योजना, माफ कीजिएगा, जो चिरंजीवी योजना है वो संजीवनी बूटी की तरह काम कर रही है अशोक गहलोत की, तो ऐसा तो नहीं है कि जो सत्ता परिवर्तन का सपना देख रही है बीजेपी के, इस बार तो हमारा ही राज होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये टूटता हुआ नजर आए? पंकज जी, सर्वप्रथम तो एएमवी टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। एक मेरी अपील भी है आपके चैनल के थ्रू कि जिन्होंने वोट डाल दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है उन सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो जाकर के अपना मतदान करें। रही बात अभी जो जावेद अंसारी जी बोल रहे थे कि महिलाएं बढ़ चढ़ करके, अरे इनको पता है 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर 2 लाख से अधिक एफआईआर दर्ज हुई है, 35,000 से ज्यादा दुष्कर्म हुए हैं। आरपी जी, मैं चाहूंगी थोड़ा सा पीछे, क्योंकि आपका फ्रेम पूरे क्लियर तरीके से नहीं, हाँ आप इस तरीके से, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जावेद अंसारी जी कह रहे हैं कि महिलाएं, अरे महिलाओं के लिए किया क्या आपने? पिछले 5 साल के अंदर 2 लाख एफआईआर दर्ज हुई है महिला उत्पीड़न की, 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है, 15,000 बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है। आपने देखा होगा भीलवाड़ा के अंदर बच्ची को काट करके भट्टी के अंदर जलाया गया है। और आप ये बात करते हैं सपोज करो मणिपुर की, तो मैं मणिपुर की बात का ये है कि बेसिकली आप प्रताप नगर क्यों नहीं जाते हो? आपको मणिपुर दिखता है, आपको राजस्थान नहीं दिखता है जहां पे क्या हुआ है। आज आप इनको हर चीज दिख रही है। सबसे ज्यादा इन्होंने जो किया है, आज किसानों की बात करते हैं, अरे किसानों ने 19,500 किसानों ने अपनी नीलाम, उनकी जमीन है ना नीलाम हो गई इन्हीं की वजह से कि इन्होंने वादा किया था कि हम पूरा कर्जा माफ करेंगे। 92,000 करोड़ के कर्जे में से सिर्फ 14,500 करोड़ रुपए इन्होंने माफ किया है। अब किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? और बात ये होती है पंकज जी कि अगर कोई सत्ता में होता है वो गारंटी नहीं देता है, सत्ता वाला अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करता है। अगर काम किया होता तो रिपोर्ट कार्ड पेश करते। अगर जो आदमी आता है, जो सत्ता में आने के लिए रहता है और बात करता है, तो वो तो फिर भी गारंटी दे सकता है, आश्वासन दे सकता है, पर जो सत्ता में होता है वो तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करता है। इनको इसका मतलब गारंटी देने की दरकार हो गई। इसका मतलब 5 साल के अंदर कोई काम नहीं किया इन्होंने। जो इन्होंने 2018 में 3 वादे किए थे, तीनों वादों में ये फेल हुए। इन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, न बेरोजगारों को बता दिया, न महिला उत्पीड़न का इनको काम। लेकिन आरपी सिंह जी, किसानों के लिए तो वो बोल रहे हैं ना कि जो राज्य स्तर पर हमने तो जो कर्जा था वो माफ कर दिया है। अब जो केंद्र की तरफ की बात है, जहां से केंद्र की सहायता मिलती है, केंद्र सरकार हमारा साथ ही नहीं दे रही है, उनका तो ये आरोप है। पंकज जी, आदमी अपना बजट देख करके कोई घोषणा करता है। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके कोई इन्होंने घोषणा करी थी क्या? वो क्यों? वो तो नेशनलाइज बैंक है, वो कोई उसके अंदर है क्या? वो तो गवर्नमेंट थोड़ी चाहती है, वो तो बैंकर चाहेंगे जो होगा। बैंक कोई घाटे में जाना चाहेगा क्या कोई भी आदमी? ये तो घोषणा इन्होंने की अपने फायदे के लिए। ये तो उनके जिम्मेदार तो ये है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आपने जो आपकी तरफ से जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, तो क्या उसको लेकर पूरे तरीके से बजट को देखते हुए किया है ना आरपी सिंह जी? बिल्कुल बिल्कुल। आज हमने जो भी किया, मैं आपको तो किसानों के लिए हमने क्या किया। जब हमारी सरकार थी उस समय क्या था, 1350 रुपए गेहूं के दाम थे एमएसपी के अंदर। आज 2700 रुपए हमने डिक्लेयर किया है। हमने घोषणा करी कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम 2700 देंगे, ये डबल हो गया। इसी तरीके से जो बाजरे, ठीक है आरपी सिंह जी, वापस लौटूंगी, जावेद अंसारी से जवाब ले लेती हूँ। आरपी सिंह जी, हाँ तो इनको सोचना पड़ेगा। ठीक है जावेद अंसारी जी, आप घोषणा पत्र में वादे लाते हैं पूरा करने के लिए, जितने आप इस पर कोई रणनीति नहीं बनाते हैं और ठीकरा फोड़ देते हैं केंद्र सरकार पर, यही आरपी सिंह बोल रहे हैं।
देखिए झूठ बोल रहे हैं इन्होंने। एक किसान का पूरे राजस्थान में पोस्टर लगाया था कि इसका जमीन का कर्जा माफ नहीं हुआ है। ये उन्होंने, उस किसान ने खुद ही आके अशोक गहलोत जी से बात की, आधा घंटा बैठे और बता दिया कि भाजपा कितनी झूठी पार्टी है। अब मैंने बीच में नहीं बोला। आरपी जी सुन लीजिए, आपकी बात सुन रहे थे। आरपी जी आपका फ्रेम फिर से, आरपी जी थोड़ा पीछे होके बात कीजिए। जमीन कुर्क हुई है तो सबको पता है, ठीक है। आरपी जी थोड़ा पीछे होके, क्योंकि फ्रेम नहीं आ पा रहा सही से। फैक्ट्स के साथ सामने आओ। ठीक है, अब आप सुन लीजिए। हाँ जावेद अंसारी, इन्होंने झूठ बोला, पकड़े गए कि पूरे राजस्थान में पोस्टर लगाए किसान का कि इसकी जमीन जो है कुर्क हो गई है और इसका लोन माफ नहीं हुआ। और उस किसान ने आके खुद ही अशोक गहलोत जी के सामने बयान किया कि झूठ बोल रहे हैं भाजपा के। फिर इन्हें शर्मसार होकर पोस्टर हटाने पड़े। दूसरा ये कह रहे कोई काम नहीं किया। 500 रुपए का सिलेंडर हर घर में जा रहा है और भाजपा फोटो लगा रही है कि हम 450 का देंगे। पेट्रोल अभी पूरे देश में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आपकी है। पूरे देश में कर दो 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल की रेट हिंदुस्तान में 450 की है, 500 के गोली पोप देकर के आप रोजाना जेब काट रहे हो दुनिया की, वो आपको समझ में नहीं आ रहा। आप पूरे देश में आरपी विजय जी एक मिनट सुन लीजिए, आप सुन ही नहीं रहे बात को। आपके मुख्यमंत्री क्या कहते हैं आपको पता है ना? क्या कहते हैं कि ऑलरेडी उन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, हमारा वेट कम हो गया, हम रेट कम नहीं कर सकते। तो आप क्या भला करेंगे जब मुख्यमंत्री आपका ये कहते हैं कि मेरे को तो ऑलरेडी लॉस हो गया। ठीक है आरपी जी अब सुन लीजिए। आरपी जी सोच रही है सारी बात कभी ये नहीं माना कि हमको जनता की भलाई करनी है। सारी जो महंगाई है वो महंगाई की देन है पेट्रोल और डीजल। आरपी जी अब सुन लीजिए। जावेद अंसारी जी जल्दी से अपनी बात कीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं रुक करूंगी अपने संवाददाता का। जल्दी से। चित्तौड़गढ़ में स्वयं प्रधानमंत्री जी कह के आए हैं जो अशोक गहलोत की योजना है वो लागू रहेंगी अगर हमारी सरकार आती है। तो उसका मतलब हम काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम काम नहीं कर रहे हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो। तो ऐसा मत करिए। फिर 450 का सिलेंडर क्यों आप ऐलान कर रहे हो? आप पूरे देश में कर दो। हम तो कह रहे 300 का कर दो, हम समर्थन करते हैं। ठीक है जावेद अंसारी जी वापस आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इस दौरान रुक कर लेती हूँ अपने संवाददाता का। ओमशील मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। ओमशील, अगर बात करें इस समय पर, अगर 11 बजे तक की वोटिंग की बात करें तो कितने परसेंटेज वोटिंग जो है राजस्थान में हुई है? जी पंकज, अगर हम बात करें अभी तक के वोटिंग प्रतिशत की तो 11 बजे तक वोटिंग प्रतिशत पूरे राजस्थान में 24.74 रहा है। और आपको बता दूं ये 4 घंटा का रिजल्ट है। 7 बजे से लेके 11 बजे तक के ये वोटिंग के आंकड़े हैं। पर ये वोटिंग कई ज़्यादा अच्छे माने जा रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा वोटिंग के संकेत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकलकर वोट देने आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जो शनिवार है आज, और शनिवार को वोटिंग का दिन जब भी होता है तो ये माना जाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे और अपने मतों का पालन करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो लोग निकल रहे हैं अभी आधा ही दिन बीता है और अभी आने वाले समय में जो आंकड़े जारी होते हैं उसमें कितना बढ़त हमें देखने को मिलता है। पंकज, इस दौरान अगर ओम मैं बात करूं तो जयपुर का पूरा दौरा किया है आपने, तो इस तरीके कैसे समीकरण वहां पर बनते नजर आ रहे हैं? अगर हम बात करें पंकज हाई प्रोफाइल सीटों की, तो अगर हम जोटवाड़ा से बात करें तो जो राजवर्धन राठौर जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से, उनकी साख दाव पर लगी है क्योंकि वो वर्तमान में सांसद भी हैं। और हम लोग गए भी थे राजस्थान के हर एक सीटों पर, वहाँ पर जायजा लिया हमने कि क्या कुछ उनके प्रति लोगों का कहना है, क्या कुछ उनके प्रति राय है। और अगर हम बात करें वही उसी झोटवाड़ा सीट के विपक्ष में जो कांग्रेस की तरफ से जो चेहरे हैं, अभिषेक चौधरी, वो बहरहाल वो एक युवा चेहरे हैं कांग्रेस की ओर से और वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी, ये टक्कर काफ़ी मुकाबले का है। एक तरफ कुछ लोगों का जहां पर कहना था कि जो राजवर्धन सिंह राठौर हैं उन्होंने 10 सालों तक अपना चेहरा नहीं दिखाया, तो सवाल कई हैं। और अभिषेक चौधरी जो युवा नेता हैं, युवा प्रत्याशी हैं, उनको लेकर जनता के मन में क्या है ये देखने वाली बात होगी। अगर हम वही बात करें सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां पर एक वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा और वहीं दूसरी ओर प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि वर्तमान में अभी कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं गहलोत सरकार में। तो अब जो ये टक्कर है, एक गोपाल शर्मा जो अपने आप को राम भक्त बताते हैं, तो वही प्रताप सिंह खाचरियावास अपने आप को राम के वंशज बताते हैं। तो अब ये राम के वंशज बनाम राम भक्त हो गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता किस पर विश्वास करती है, जनता किसे वोट देती है और जनता को किस पर भरोसा है। पंकज,
शीला हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए। और चलिए रुक करते हैं चर्चा की तरफ। सुशील शर्मा जी, अभी जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी बोल रहे थे कि जयपुर की जो सीटें हैं 8 सीटें बड़ी ही महत्वपूर्ण होती हैं, वहीं से अगर बात करें तो सत्ता की तरफ जाते हैं, क्योंकि 8 में से बीते बार भी हमने देखा था 2018 में 5 सीटें कांग्रेस के हक में गई थी, जबकि 3 सीटें बीजेपी के हक में गई थी। और इस बार अगर उन सीटों की बात मैं कर लूं तो जो भगवा है और जो सनातनी जो मामला आता है वो बड़ा छाया रहता है चुनाव में, चाहे वो कितने भी आप स्थानीय मुद्दे उठा लो, कितने भी नेशनल मुद्दे उठा लो, लेकिन ये जो भगवा और जो सनातनी मामला है ये बड़ा छाया रहता है। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही समीकरण? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भगवा और राम ये तो भारत देश में छाया ही रहना है, क्योंकि भारत जो नाम पड़ा है वो भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के नाम पर पड़ा है। तो जो देश ही राम के नाम पर चल रहा हो और जो देश जहां राम कण कण में छाए हों, वहां राम के नाम की चर्चा चुनावी जो महापर्व है, चुनाव का महापर्व, वहां ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि वो भगवान राम का नाम आप किस लिए ले रहे हैं, किस संदर्भ में ले रहे हैं। कि एक पार्टी तो ये कहती है कि हम भारत देश को राम राज्य में कन्वर्ट करेंगे, और एक पार्टी जो कि जिसके ऊपर हमेशा आरोप लगते रहे हैं, जो कई बार दिखता भी है कि वो एक खास वर्ग की तुष्टीकरण करती है, और वो खास वर्ग का मुख्य जो मेन ऑब्जेक्टिव दिखाई देता है वो भगवान राम का विरोध करना होता है। और ये वही भारत देश है जहां देखिए बड़ी अनूठी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय, जो कि भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर दिवाली की छुट्टियां मनाता है, उसी सर्वोच्च न्यायालय में ये सवाल उठाया गया कि राम है भी कि नहीं। और इसी एक खास पार्टी के नेता ने वहां कहा, कांग्रेस के नेताओं ने, वकीलों ने कहा कि भाई राम तो काल्पनिक हैं। तो अब देखिए, जिस कल्पना के नाम पर, जिसको आप काल्पनिक कह रहे हैं, उसी के नाम पर आप छुट्टियां भी ले रहे हैं। तो ये देश विरोधाभास। सुशील शर्मा जी, अचानक आपको बता देते हैं, बयान जो खाचरियावास है, जो सिविल लाइन से प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री भी है, उन्होंने कहा है कि मैं राम का वंशज हूं। दूसरी तरफ की अगर बात करें तो इस दौरान गोपाल शर्मा को बीजेपी ने वहां से प्रत्याशी बनाया है। उनका भी कहना है कि भगवान राम को तो हम बहुत पहले से ही मानते आ रहे हैं और हम प्योर सनातनी हैं। तो ये मैं कैंडिडेट की अगर बात करूं तो आखिरकार ये किस तरीके की राजनीति है? स्थानीय मुद्दे बचे हैं आपके पास में, लेकिन घूम फिर के ये राजनीति सनातन पर आ जाती है। तो क्या एक वोट बैंक की मैं बात करूं, क्योंकि राजस्थान में अगर बात की जाए तो 89% हिंदू है, तो क्या उस वोट बैंक को साधने के लिए इस तरीके के बयान? देखिए, निश्चित रूप से वोट बैंक को साधने के लिए ही इस तरह के बयान दिए गए हैं, और ये राजनीति की मार्केटिंग का एक हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि जो राजनेता, अलग अलग पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाती हैं, तो उसमें एक हथकंडा ये भी है। एक हथकंडा हम बोलते हैं कि फ्री रेवड़ियों का होता है। एक हथकंडा ये है, जैसे कि कुछ पार्टियों ने दावा किया कि अगर हमारी सरकार आई तो हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे, जो कि मूल रूप से संविधान की भावना के खिलाफ है। संविधान जब सेकुलरिज्म की बात करता है तो आपको जाति आधारित जनगणना की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये राजनीति की मार्केटिंग है। इसमें कुछ सही, कुछ गलत, कुछ गड़बड़ झाला सब मिक्सअप हो जाता है। तो अब यहाँ पर बात आती है वोटर की। वोटर बहुत समझदार है। 5G के जमाने में और इंटरनेट के जमाने में वोटर को एक क्लिक पे वो सब ढूंढ लेता है कि किस पार्टी की क्या सच्चाई है, किस कैंडिडेट का क्या पास्ट है और क्या प्रेजेंट है, क्या क्या आरोप उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये पार्टियां कभी कभी खुद को भी मुगालते में रखती हैं। उनको ये नहीं पता लगता कि क्या मुद्दा जनता का है, क्योंकि वो शायद उन्होंने जनता के बीच में जाकर काम नहीं किए हैं। तो इसलिए वो इधर अलग अलग तरह के मार्केटिंग के हथकंडे अपनाते हैं। वापस लौटूंगी, जावेद जी से जवाब ले लेती हूँ। जावेद जी, प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने भी कहा कि हम राम के वंशज हैं। दूसरी तरफ से बीजेपी के कैंडिडेट जो गोपाल शर्मा है, उनका कहना है कि हम तो पहले से ही भगवान राम के साथ में रहे हैं, हम भगवान राम से ही प्रेरित हैं हर चीज को लेकर। लेकिन ये जो दो तरफा राजनीति है, क्या वोट बैंक को साधने के लिए भगवान राम का सहारा क्या कांग्रेस भी लेने लगी है क्या, जो आरोप आप बीजेपी पर लगाते थे? हम सहारा नहीं लेते हैं। हम काम के मुद्दों पे, अपने मुद्दों पे जो काम किया उसके आधार पे हम जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन कोई बयान देता है तो उसका काउंटर किया जाता है। दूसरा, हमने काम किया है, अपने काम पे हम जीतेंगे और जीत कर दिखाएंगे। केवल राजस्थान में नहीं, 5 राज्यों में भाजपा का सफाया होगा, क्योंकि जनता जान चुकी है कि इनका हर बड़ा नेता झूठ बोलता है, फरेब करता है, धोखा देता है, और वो उसका उदाहरण मैं आपको
दे सकता हूँ। पूरे देश में सिलेंडर जो है 1200 का बेच रहे, 1150 का बेच रहे, और वहां चुनाव में ऐलान कर रहे हैं 450 का दोगे। अरे भाई 300 का कर दो ना, पूरे देश में कौन रोक रहा है? इतना झूठ क्यों बोलते हो? और दूसरा, अभी विजय भाई ने आरोप लगाया कि किसानों को हमने कुछ नहीं किया। किसानों को बीज मुफ्त मिल रहा है सारी खेती का। और दूसरा, प्रधानमंत्री ने तो लाल किले से कहा था 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी। आय तो डबल नहीं हुई, लेकिन खाद का कट्टा डबल हो गया, बिजली डबल हो गई। अडानी को किस तरीके से 11,000 करोड़ का कोयले में फायदा पहुंचाया गया, इसलिए पूरे देश की बिजली महंगी हो गई। और देख लीजिए आप, किसानों की आय तो डबल नहीं हुई। तो आप कम से कम किसानों का नाम ना ले, जवानों का नाम ना ले। आपने जवानों को भी ठगा है, किसानों को भी ठगा है। ठीक है जावेद अंसारी जी, ठीक है। आरपी विजय जी जवाब दीजिए। जनता पंजे पे मोहर लगाएगी और राजस्थान को विजय बनाएगी। ठीक है, आरपी विजय जी जवाब दीजिए। पंकज जी, मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि आज सचिन पायलट ने कहा कि हनुमान जी हमारे साथ हैं। अरे भाई, हनुमान जी आपके साथ हैं, बट जब राम सेतु वाला जो हुआ था उसके अंदर जो एफिडेविट इन्होंने फाइल किया था, उसके अंदर तो इन्होंने कहा दिया था कि राम तो एक काल्पनिक है। इस तरीके सुन लीजिए जावेद अंसारी जी, सुन लीजिए। जब ये सुविधा की राजनीति करते हैं, आज इनको जहाँ जरूरत होती है वहां पे बात करते हैं, ये टॉपिक लगाते हैं। जावेद अंसारी जी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आपको बोलने का मौका दिया था। भी लगाते हैं, ये उस तरीके की राजनीति करते हैं जो इनकी सुविधा की राजनीति होती है। ये जनता सब समझ चुकी है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इनको पता नहीं है। एक किसान ने आत्महत्या करी थी तो क्या लिखा था अशोक गहलोत जी के नाम से, सुसाइड पत्र लिखा था कि आपने जो कर्जा माफी का वादा किया था वो पूरा नहीं किया, इस वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। ये इनको पता नहीं है जावेद अंसारी जी को। 19,500 किसानों की जमीन कुर्की हुई है, ये इनको पता नहीं है। इन्होंने जो वादे किए थे। चलिए, आरपी सिंह जी, जावेद अंसारी जी और डॉक्टर सुशील शर्मा, आप तीनों मेहमान मेरे साथ में चर्चा में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से राजस्थान की बात करें तो 200 में से 199 सीटों पर मतदान इस समय पर जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग वहां पर हो रही है। धीरे धीरे मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि यहां पर सत्ता जो है वो कायम रहेगी और बीजेपी कह रही है कि सत्ता परिवर्तन एक बार फिर से होगा, क्योंकि जो गहलोत सरकार है उसने काम नहीं किया है। लेकिन आज जिस तरीके से वोटिंग हो रही है सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक, और आज ईवीएम में 1,863 प्रत्याशियों का जो फैसला है वो उस ईवीएम में कैद हो जाएगा और 3 दिसंबर को यह फैसला सामने आएगा कि आखिरकार जनता किसके हक में गई है, जनता ने किस पर भरोसा जो है वो अपना जताया है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।